Hello friends, welcome to Science World. In this video we will discuss about one dimensional elastic collision. जब दो बॉडीज स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही हो और उनके बीच इलास्टिक कोलिजन होए तब वह कोलिजन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन कहलाता है. सपोज दो बॉडीज है जिनके मास है m1 और m2. वो दोनों वेलोसिटी u1 और u2 के साथ एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहे हैं. वेलोसिटी u1 इज़ ग्रेटर देन u2. कुछ समय के बाद उन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ और उसके बाद उनकी वेलोसिटीज़ में चेंज हुआ और वो चेंज हुई वेलोसिटी v1 और v2 है. अब हम टोटल मोमेंटम निकालेंगे सिस्टम का बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन. मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है. सो total momentum of the system before collision is equals to m1 u1 plus m2 u2, जहाँ m1 और u1 मास और वेलोसिटी है फर्स्ट बॉडी के और m2 और u2 सेकेंड बॉडी के मास और वेलोसिटी है कोलिजन से पहले. अब कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज चेंज हो रही है. सो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. m1 वाले टर्म्स को एक साइड में और m2 वाले टर्म्स को एक साइड में हम अरेंज कर लेंगे और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगा m1 u1 minus v1 is equals to m2 v2 minus u2. Now total kinetic energy of the system before collision is equals to half m1 u1 square plus half m2 u2 square. Total kinetic energy of the system after collision is equals to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. जो दो बॉडीज़ के बीच में कोलिजन हुआ है वो इलास्टिक है और इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है. सो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. देयरफॉर हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. जब हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन v2 माइनस u2. हम u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1. और वैसे ही हम v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर को भी लिख सकते हैं. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2 और u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1. दैट इज relative velocity of approach before collision is equals to relative velocity of receding after collision. इक्वेशन 3 की हेल्प से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं दोनों पार्टिकल की. अब हम सबसे पहले निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 आफ्टर कोलिजन. फ्रॉम इक्वेशन 3 v2 की वैल्यू आ जाएगी v2 इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2 प्लस v1. v2 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जो है m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2. सो m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2. m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 u1 माइनस 2u2 प्लस v1. इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी m1 माइनस m2 इंटू u1 माइनस v1 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू माइनस 2m2 u2 और v1 m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2. इस इक्वेशन से हम v1 की वैल्यू निकाल लेंगे. v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2. ऐसे ही हम इक्वेशन 3 से v1 की वैल्यू निकाल लेंगे
और जब हम उस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो V2 की वैल्यू आ जाएगी V2 इज इक्वल्स टू 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू U1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू U2। स्पेशल केसेस, जब दोनों पार्टिकल्स के मास इक्वल हो, मतलब m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m, देन फ्रॉम इक्वेशन 4 V1 इज इक्वल्स टू m माइनस m अपॉन m प्लस m इंटू U1 प्लस 2m अपॉन m प्लस m इंटू U2। सो V1 इज इक्वल्स टू U2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 5 V2 इज इक्वल्स टू m माइनस m अपॉन m प्लस m इंटू U2 प्लस 2m अपॉन m प्लस m इंटू U1 और V2 इज इक्वल्स टू U1। इन दोनों इक्वेशन से ये क्लियर है कि जब वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन होता है दो पार्टिकल के बीच जिनके मास इक्वल है तो उन दोनों की वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाती है। सेकंड केस, जब सेकंड पार्टिकल जो है जिसका मास m2 है वो इनिशियली रेस्ट में हो, मतलब जब U2 0 के इक्वल हो, देन फ्रॉम इक्वेशन 4 V1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू U1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 5 V2 इज इक्वल्स टू 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 U1। अब इसी केस में आगे जब U2 0 के इक्वल हो और दोनों पार्टिकल्स के जो मास है वो भी इक्वल हो, तब इक्वेशन 8 से V1 इज इक्वल्स टू 0 एंड फ्रॉम इक्वेशन 9 V2 इज इक्वल्स टू U1। इन दोनों इक्वेशन से क्लियर है वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में जब दो पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड होंगे जिनके मास इक्वल होंगे और यदि एक पार्टिकल रेस्ट में होगा और जब उनके बीच में कोलिजन होगा तो अगर सेकंड पार्टिकल रेस्ट में और फर्स्ट पार्टिकल उससे कोलाइड होगा तो फर्स्ट पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा और सेकंड पार्टिकल सेम वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से फर्स्ट पार्टिकल मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देगा और इस केस में मैक्सिमम ट्रांसफ़र होता है काइनेटिक एनर्जी का। अभी हमने देखा अगर m1 और m2 इक्वल हो तो क्या कंडीशन होती है। अब हम देखेंगे अगर m2 जो सेकेंड पार्टिकल है उसका मास ज़्यादा है m1 से, तो देन फ्रॉम इक्वेशन 8 वी गेट v1 इज इक्वल्स टू माइनस u1 और इस कंडीशन में v2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन से क्लियर है जब कोई लाइटर पार्टिकल है A और जब वो किसी हैवी पार्टिकल B के साथ कोलाइड करेगा जो कि रेस्ट में है, तो B जो हैवी पार्टिकल है उसका स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज नहीं आएगा, बल्कि जो लाइटर पार्टिकल A है वो सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कोलिजन ऑफ अ बॉल विथ अ बॉल। और जब m1 का मास ज़्यादा होगा m2 से, तब फ्रॉम इक्वेशन 8 वी गेट v1 इज इक्वल्स टू u1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 9 वी गेट v2 इज इक्वल्स टू 2u1। मतलब जब कोई हैवी पार्टिकल जो मूव कर रहा है वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन होगा उसका किसी लाइटर बॉडी के साथ जो कि रेस्ट में है, तो उस कोलिजन के बाद जो हैवी पार्टिकल है वो तो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, लेकिन जो लाइटर पार्टिकल है वो जो वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल की है उससे दुगनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा।